का सारथी। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसा, 12 की मौत। तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, आज दीपावली की सौगात देंगे पीएम मोदी। 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस महाराष्ट्र में आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल मुंबई में देर रात तक चली मीटिंग। सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन करेंगी दाखिल, फिर रोड शो निकालेंगी। राहुल भी रहेंगे मौजूद। उपचुनाव को लेकर 8 राज्यों की 25 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार घोषित। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका के खिलाफ नाव्या हरिदास लड़ेंगी चुनाव। दिल्ली सरकार के लिए चुनौती बने प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट, समन्वय समिति करेंगी निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। आपको बता दें 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। परियोजनाओं की लागत बताई जा रही है करीब 611 करोड़ रुपए। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और इस शिलान्यास में शंकर हॉस्पिटल, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट शामिल है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं की लागत बताई जा रही 611 करोड़ रुपए। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। करीब 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। आपको बता दें, आरजे शंकराय हॉस्पिटल के उद्घाटन के अलावा कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। और करीब 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, परियोजनाओं की लागत करीब 611 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसकी कीमत करीब 611 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी और करीब 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और परियोजनाओं की जो लागत है वो करीब 611 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, और इन परियोजनाओं की लागत जो है वो करीब 611 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको वाराणसी के दौरे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में करीब 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी कीमत करीब 611 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसमें 23 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, और इस बैठक में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। आज कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई और कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक भी हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। बैठक में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर भी लग सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और इस बैठक में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक से जुड़ा अपडेट भी आपको बता दें। इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम शामिल होंगे, कितने नामों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? दिल्ली में बैठक होने की संभावना है और ये बैठक कांग्रेस 2 राज्यों के टिकटों के ऐलान को लेकर करेगी। एक तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नाम तय होने हैं, दूसरा महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के नामों पर भी मंथन होना है। हालांकि दोनों प्रदेश की कमेटियों के तरफ से प्रदेश चुनाव समिति ने नामों पर चर्चा करने के बाद एक लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस को भेजी है। आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। इसमें झारखंड और महाराष्ट्र के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद मुहर लगाई जा सकती है। इसको लेकर पहले से तैयारी चल रही थी और इसी के बीच राहुल गांधी भी झारखंड के दौरे पर इसीलिए गए थे और उनके हेमंत सोरेन के साथ जो बैठक थी, बैठक में झारखंड में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ और सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हुआ। इसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति में झारखंड के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर आज लगेगी। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां आज कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कांग्रेस पार्टी की कई दिग्गज मौजूद रहेंगे और झारखंड और महाराष्ट्र के प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है जिसमें प्रत्याशियों के नाम होंगे। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को आज मिलेगी सौगात। दिल्ली से अहम जानकारी, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को आज मिलेगी सौगात। पीएम मोदी रीवा जिले में बने एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा है। पीएम मोदी यूपी के वाराणसी से करेंगे वर्चुअली लोकार्पण।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को आज मिलेगी सौगात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिल सकती है और उपचुनाव को लेकर भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिहाज से ये लोकार्पण शिलान्यास कितने महत्वपूर्ण माने जाएं? अखिलेश जी। मध्य प्रदेश में 6ठा एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इस 6ठे एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ताजा बजट से तैयार किया गया है। इसका रीवा में आज लोकार्पण होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश यादव वहां मौजूद रहेंगे, जिसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। और इस रीवा लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वाराणसी से वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा इस पर इस डिटेल विज्ञप्ति जारी गई। उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश की रीवा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से दिल्ली और दूसरे राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जबकि अभी तक यहाँ का जो कनेक्टिविटी था वो खुदा हुआ था। इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट के तौर पर सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उसको तैयार किया गया, जो आज प्रधानमंत्री ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको दिल्ली से अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिलती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, वाराणसी से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को मिलेगी सौगात। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां जनपद में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। हाईवे पुलिस और स्वाट टीम के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मथुरा से मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल। बदमाश मध्य प्रदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मथुरा से बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। और मुठभेड़ में एक शातिर अन्नू गौतम भागने में सफल रहा, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, पकड़ा गया बदमाश मथुरा गैंगलैंड का है शातिर सदस्य। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जनपद में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। हाईवे पुलिस और स्वाट टीम की इनामी बदमाश से मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में एक शातिर भागने में सफल रहा। थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड पर नगला कुम्हेरिया के पास ये मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां जनपद में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। हाईवे पुलिस और स्वाट टीम के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। और बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। और मुठभेड़ में एक शातिर अन्नू गौतम भागने में सफल रहा। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
एसपी पंडित उर्फ मोहित शर्मा अपने साथी के साथ आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम एंड हाईवे पुलिस द्वारा नगला कुमरिया गोवर्धन रोड पर काराबंदी करके इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। तो मोहित पंडित द्वारा पुलिस पर फायर किया, जवाबी फायर में पुलिस ने इस पर फायर किया, इसको गोली लगी है। इसका जो साथी अन्नू गौतम है वो भागने में सफल रहा है। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। ये 25,000 का इनामी है। ये मथुरा गैंग का शातिर सदस्य है। इसकी विस्तृत पूछताछ इसमें की जा रही है। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिसंबर तक बीजेपी जिला संगठन में बदला। 16 से 30 अक्टूबर के बीच सदस्यता अभियान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा। 16 से 30 अक्टूबर के बीच सदस्यता अभियान। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इसके खत्म होते संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पहले मंडल, जिला, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और जिसके बाद नवंबर-दिसंबर में मंडल, जिलों की चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जनवरी में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां दिसंबर तक होगा बीजेपी जिला संगठन में बदला। 16 से 30 अक्टूबर के बीच सदस्यता अभियान। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिसंबर तक बीजेपी संगठन में बदलाव होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? संगठन में एक बड़े बदलाव की आशंका सामने निकल के आई है, क्योंकि जिस तरीके से 16 से 30 अक्टूबर के बीच भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है मौजूदा स्थिति में, इस अभियान के बाद से एक नए संगठन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी। पहले मंडल और फिर जिला, फिर प्रदेश स्तर पर जो चुनाव होगा उसका चयन होगा। नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए जिला अध्यक्षों की तैनाती की जा सकती है। इसके साथ मंडल प्रभारी की जो नियुक्ति होती है उसे की जा सकती है। साथ ही साथ से जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनका भी बदलने की कयास है वो शुरू हो चुकी है। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन जब चुनाव किया जाएगा, फिर उसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे बड़े बदलाव की आशंका होगी, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। तो इन विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में बीजेपी उत्तर प्रदेश के खास तौर पर बड़े बदलाव की आशंका जता रही है। कहीं न कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो एक अंदाजा था भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं मिल पाया था। इसी स्तर की अगर बात करते हैं तो 27 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो इससे पहले ये माना जा रहा है कि जिला स्तर से मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक बड़े बदलाव की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस तरीके से चयन होता है, ये एक महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो संगठनात्मक चुनाव कराने का जो जिम्मा है वो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास में सौंपा गया है, क्योंकि वो इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं के पास जिम्मा सौंपा गया है। अब इनके साथ ही साथ में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो जनवरी तक होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पहले मंडल, जिला, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
इसी बीच यूपी उपचुनाव से लेकर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां लखनऊ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव में अब तक कोई भी नामांकन नहीं। आपको बता दें 2 दिनों के अंदर कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं। उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उपचुनाव में अब तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं। 2 दिनों के अंदर कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसकी जो आखिरी तारीख है आपको बता दें 25 अक्टूबर है नामांकन दाखिल करने की, और अभी तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर मतदान होगा और नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 25 अक्टूबर है। लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में अब तक कोई भी नामांकन नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अभी तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है, क्या बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी की तो अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा ने कर दिया है, तो अभी तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। संदीप जी, देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी है, यानी कि निर्वाचन आयोग ने कंफर्म कर दिया है कि 13 तारीख और 20 तारीख और 23 तारीख को रिजल्ट घोषित करने की डेट डिक्लेयर कर दी है। अब नामांकन प्रक्रिया की अगर बात करें तो नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 25 तक चलने वाली पहले नामांकन प्रक्रिया में अब तक किसी ने भी कोई आवेदन नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन पत्र भी नहीं दाखिल किया गया है किसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 2 सीट जो है कांग्रेस को दी गई है, खैर और गाजियाबाद की सीट जो है उनको मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर देखा जाए तो कहीं न कहीं क्या कोई नए बदलाव की आवश्यकता जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक किसी ने नामांकन नहीं किया प्रत्याशी घोषित होने के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी कुछ बदलाव करेगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन ना दाखिल करने की बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि आज 20 तारीख हो चुकी है और 20 तारीख में अब तक 5 दिन बचे हैं। अंतिम तिथि है 25 तारीख तक, लेकिन अब तक किसी प्रकार से कोई नामांकन नहीं दाखिल किया गया, क्योंकि 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर चुनाव होने हैं और काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या नया दांव पैतरा खेलना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से नामांकन प्रक्रिया में भाग लेगी या फिर पहले करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ है कि अब तक जो है किसी प्रकार से कोई नामांकन नहीं दाखिल हुआ है। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अभी तक उपचुनाव में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। 2 दिनों के अंदर कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। आपको बता दें नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और अभी तक कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम ने भाजपा के सक्रिय सदस्य का कराया नवीनीकरण, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, सीएम ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, सदस्य के रूप में गर्व महसूस किया। सीएम योगी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा गया। आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई
सदस्यता, सक्रिय सदस्यता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, दोनों डिप्टी सीएम को भी बनाया सक्रिय सदस्य। आपको बता दें सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से जुड़ने की अपील की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी फिर बने भाजपा के सक्रिय सदस्य। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से एक बार फिर से सीएम योगी को सक्रिय सदस्य बनाया गया है पार्टी में, और क्या कुछ बड़ा अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो लगातार सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं और सदस्यता अभियान इस प्रकार चलाए जा रहे हैं कि पुराना अपना रिकॉर्ड ही भारतीय जनता पार्टी तोड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद राष्ट्र की प्रथम भावना से प्रेरित होकर के सभी कार्यक्रम जो है आरंभ किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक बार फिर से सक्रिय सदस्य बन गए हैं, जिनको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिला करके ये काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी अपना सक्रिय सदस्य बनाया है। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता सदस्यता जो दिलाई गई है उसको लेकर के जो सोशल मीडिया पर उन्हें एक पोस्ट किया है कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में मैं आज सम्मिलित हुआ हूं और मुझे इस बात की गर्व है कि आज मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करके ये अपनी भावना को व्यक्त किया है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की अगर बात करें तो लगातार इस पर महत्व जोर दे रही है और लगातार नए नए सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को कल भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता अभियान दिला करके एक बार फिर सक्रिय सदस्य के रूप से निर्वाचित किया है। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने सक्रिय सदस्य बनने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें सक्रिय सदस्यता दिलाई। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी सक्रिय सदस्य बनाया गया है। इसके बाद सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से जुड़ने का अपील की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 21 अक्टूबर बड़ी जानकारी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। संगठनात्मक चुनाव को लेकर होगी महत्वपूर्ण बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उस बैठक में शामिल होंगे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बड़ी जानकारी इस बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बैठक में शामिल होंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष, साथ ही संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव समिति में शामिल सभी 7 नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को ये भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें दिल्ली में भाजपा की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और संगठनात्मक चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। संगठनात्मक चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में
यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, चुनाव समिति में शामिल सभी 7 नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और इस संगठनात्मक चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में शामिल होंगे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, चुनाव समिति में शामिल सभी 7 नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और 21 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली में ये बैठक होगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से 21 अक्टूबर को माफ कीजिएगा ये बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ा क्या कुछ अपडेट, क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? देखिए, यूपी के संगठनात्मक चुनाव के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और समेत कई लोग इसमें जो है 7 सदस्य ग्रुप में शामिल होंगे। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से कल इसकी जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वजह साथ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नए संगठनात्मक बदलाव की बात जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं। तो यानी कि कल जो होने वाली जो बैठक होगी उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष के बदलाव को लेकर के, जिला मंडल के बदलाव को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं जो होनी है उस पर मंथन किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक होगी दिल्ली में, जो कि अपने 7 सदस्यों के साथ में बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद से कुछ नई महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हुए कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां करने में लगी हुई है और नए सिरे के साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होने हैं उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। कैसे बूथ स्तर को मजबूत किया जाए, किस तरीके से अभियानों को आगे बढ़ाया जाए, तमाम तरह की चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 21 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें, दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। 9 विधानसभा सीटों के लिए बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी करेंगे रैलियां और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रैलियां करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हिंदुत्व के मंत्र बटेंगे, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रैलियों से पहले यूपी सरकार के मंत्री बनाएंगे माहौल और सीएम के नेतृत्व में उपचुनाव में सरकार भाजपा संगठन, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम की लगातार जनसभाएं और 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करेंगे, आपको बता दें, 18 रैलियां और एक विधानसभा में सीएम योगी की 2 रैलियां प्रस्तावित हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी करेंगे रैलियां। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अब भारतीय जनता पार्टी यूपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अभी तक जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? कब तक बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी? कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो है अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तैयारियां जो है वो तेजी से देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां हैं, ताबड़तोड़ रैलियां, लगभग 18 रैलियां हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों में लगभग 18 रैलियां करते नजर आएंगे, क्योंकि जहां माना जा रहा है कि हर विधानसभा में 2 रैली जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की होंगी और जो कि काफी महत्वपूर्ण होंगी। इन दोनों सीटों को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं की जा रही हैं, 9 सीटों को लेकर के,
उसमें सभी की रूपरेखा जो है तय कर दी गई है। चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनकी भी रैलियां रहेंगी इसमें। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की भी रैलियां रहेंगी। धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उसके साथ ही साथ में जो हिंदुत्व के मंत्र को बांटेंगे काटेंगे के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक माहौल बनाना चाहती है और इसी माहौल के संगठन को लेकर के आगे बढ़ने का दायित्व जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कंधों पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इससे पहले 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कंधों पर ली थी और लगातार वहां पर रैलियां भी देखने को मिली थी। और इसके साथ ही साथ लगभग 30 ऐसे जो मंत्री थे जहां जिनकी जिम्मेदारियां लगाई गई थी उन विधानसभा सीटों को लेकर के, जो लगातार वहां पे जाकर के डेरा डाले हुए थे, रुकते थे, वहां पे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे। साथ ही साथ में वहां पे जो वोटर हैं उनके बीच में बैठ करके अपनी पैठ बनाते थे। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 विधानसभा सीटों को लेकर के पहले से तैयारियों में जुटी हुई है और शायद यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है उम्मीदवारों घोषणा नहीं की है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कार्यक्रम जरूर सामने आ गया है। जी बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम के नेतृत्व में उपचुनाव में सरकार, सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शहरों की सड़कें दिवाली से पहले होंगी चकाचक। राज्य सरकार ने सड़कों को ठीक कराने के दिए निर्देश। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सड़कों को दीपावली से पहले ठीक कराने के दिए निर्देश। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को दिया गया निर्देश। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सड़कों को विशेष अभियान चलाकर गड्ढा मुक्त किया जाए। जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके काम पूरे किए जाएं। आपको बता दें, प्रमुख सचिव ने जारी किए निर्देश। सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को निर्देश। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश की सड़कों को दिवाली से पहले चकाचक किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच दिल्ली सीएम क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसिस हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे डीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है।
दिल्ली में तो अब ज़्यादातर सीएनजी बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। मैम क्या क्या कारक मानते हैं आप, खासतौर से आनंद विहार में ये वही एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इतना ज़्यादा सबसे पोल्यूशन इसी जगह पर होता है? देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं, बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है, अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते हैं, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है, कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। छठ से पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ कदम उठाए जाए? यमुना में टॉक्सिक फॉर्म एक बड़ा। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहाँ पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहाँ पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। तो दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार और सीएम आतिशी किस तरीके से काम कर रही हैं वो आपने सुना। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मुजफ्फरनगर की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सड़क पर उतरे लोग, नाराज लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बता दें, पुलिस के समझाने पर लोगों ने समाप्त किया धरना। पुलिस ने पोस्ट करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने परस्पर धार्मिक भावनाओं के सम्मान की अपील की। सौहार्द बिगाड़ने वालों को दी सख्ती से निपटने की चेतावनी। आपको बता दें, अमन चैन बनाए रखने को सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है। अधिकारियों ने अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से अपील भी की है। बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, नाराज लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस के समझाने पर लोगों ने धरना किया समाप्त, और पुलिस ने पोस्ट करने वाले युवक को भी किया गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, पुलिस ने परस्पर धार्मिक भावनाओं के सम्मान की अपील की। साथ ही सौहार्द बिगाड़ने वालों को सख्ती से निपटने की चेतावनी भी देती नजर आई है पुलिस। और अमन चैन बनाए रखने को सोशल मीडिया पर है पुलिस की नजर।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज हाफ मैराथन का किया गया आयोजन। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिखाई हरी झंडी। हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल अन्य अधिकारियों ने भी दिखाई हरी झंडी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का बयान, मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भाग नहीं ले सका, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। 92 साल तक के लोगों ने इसमें भाग लिया। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज हाफ मैराथन का किया गया आयोजन। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिखाई हरी झंडी। हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल अन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का बयान, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। मैं भाग नहीं ले सका, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 92 साल तक के लोगों ने इसमें भाग लिया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।